क्या देखिए ध्यान से, एक मिनट सर, देखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ देखिए ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? वही जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिमेट्रिक होता है, इससे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। 5 स्केलर क्वांटिटीज के नाम बताइए। समास, 5 मास हो गया, टाइम, डिस्टेंस, मास, टाइम, speed, डिस्टेंस, डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। या टाइम लिखा है, टाइम, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेलोसिटी, एरिया, फोर्स क्या होती है? डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। 5 वेक्टर क्वांटिटी बताइएगा। सर, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मैं नहीं जमीन पर एरिया, मैं नहीं पढ़ पाया यार। तो बैठ नहीं, टॉर्क नहीं, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर, फोर्स तो स्केलर भी नहीं होता, क्वांटिटी में आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा स्केलर क्वांटिटी में तो केवल मैग्नीट्यूड देना होता है केवल, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब इनको अगर हमें ग्राफिकली शो करना है तो इसके लिए हम वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली शो करने के लिए हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज करते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। इससे हम एक डायरेक्शन दे देते हैं, ये ऐसे, ठीक है ना। या इस एरो को यहाँ पे हो जाए, यहाँ भी हम बनाते हैं इसे, ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ ये उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और इसकी डायरेक्शन, जैसे कि हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, ठीक है ना। हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, इससे इसकी जो डायरेक्शन बन रही होगी ये उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए कि एक फोर्स है 50 न्यूटन का, इस तरह से है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे दिया हुआ, ठीक है ना। इसको अगर हमें ग्राफिकली शो करना हो, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैग्नीट्यूड के लिए एक स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने कह दिया कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल मान लिया। अब डायरेक्शन के लिए इसके इसमें क्या बनाएंगे? ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ हो गया, या ईस्ट रहता है, ठीक है ना। अब क्या है? ये है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या करना है? नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में जाना है, ठीक है ना। तो ये बनेगा एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो ये है कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये फोर्स जो था वो था 50 न्यूटन का, ठीक है ना। इधर ड्रॉ हो जाएगी। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री का, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। ये होती है लेंथ, सपोर्ट और सेंस। ये 3 ऐसी चीजें हैं वेक्टर के बारे में। ये 3 चीजें देते ही वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जैसे कोई लेंथ क्या है, किसी भी वेक्टर की लेंथ, ये उसका मैग्नीट्यूड शो करती है। लेंथ कितनी है उसकी, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड। सपोर्ट क्या होता है? किसी भी वेक्टर से पास करने वाली इनफाइनाइट लेंथ की लाइन, इसे कहते हैं, ये इस वेक्टर की सपोर्ट है। इससे क्या बनेगी?
डायरेक्शन, लेकिन इसमें भी दो पॉसिबिलिटी रहती हैं। इस तरफ S1 ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q, तो P to Q या Q to P उसे सेंस क्लियर करेगा कि डायरेक्शन क्या है, P to Q है या Q to P है, ठीक है ना। ऐसे जैसे इसके लिए ऐसे लिखेंगे PQ वेक्टर, इट मींस P to Q। ये तीन चीजें होती हैं, लेंथ, सपोर्ट और सेंस। देखिएगा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, कब तो वेक्टर से हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। उसके लिए तीन चीज चेक करनी होगी, इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, सपोर्ट या तो सेम हो या फिर पैरेलल हो, ठीक है ना, और सेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये है, ठीक है ना। लेंथ अगर इनकी आपस में इक्वल है, ठीक है ना, और इनकी सपोर्ट्स, इससे जो लाइन पास कर रही है वो और इससे जो पास कर रही है वो या तो सेम हो, ठीक है ना, या इसके साथ कैसी है, पैरेलल दिख रही है हमें, पैरेलल हो, और सेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों का। तो इन्हें कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हैं, इक्वल कह सकते हैं। सर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो इक्वल नहीं कहेंगे, सेंस कह रहे हो आप, ठीक है ना। सेंस अगर अपोजिट होगा तो इक्वल नहीं कहते, सर पैरेलल तभी होंगे दूसरे पैरेलल लेकिन इक्वल नहीं कहेंगे उनसे। ये तो जो वेक्टर, अगर ऐसा कर देते हैं कि एक वेक्टर और है सी वेक्टर, सी वेक्टर इस टाइप का है कि इसकी जो लेंथ है वो ए और बी के इक्वल है, ठीक है ना। इसकी जो सपोर्ट है वो भी इन दोनों की सपोर्ट के साथ पैरेलल है, लेकिन इसका सेंस अपोजिट है, तो सी को ए या बी के इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है ना। देखिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें पहला होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है बताइएगा। सेम डायरेक्शन होता है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता, बस डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन कोई भी किसी भी साइड में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूज होता है। पॉइंट वेक्टर, पॉइंट डायरेक्शन होता है, पॉइंट वेक्टर, पॉइंट वेक्टर कह सकते हैं इसे। ऐसा वेक्टर जिसका, जैसे मान लो कि ए वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, और डायरेक्शन कैसी होती है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कहीं भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जीरो वेक्टर। एक वेक्टर होता है, इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, जिसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल भी है, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। इट मींस ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है ना। एक देखिए, एक होते हैं वेक्टर, इनको बोलते हैं फ्री वेक्टर, या एक होते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ये क्या होते हैं, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना। फ्री वेक्टर वाले ऐसे वेक्टर जिनको उनकी सपोर्ट के पैरेलल में शिफ्ट करना पॉसिबल होता है, उन्हें बोलते हैं फ्री वेक्टर। और ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स होते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना। फ्री वेक्टर में जब शिफ्टिंग होगी तो उस समय उसका सेंस और लेंथ सेम रहती है, डायरेक्शन और केवल सपोर्ट चेंज होगी, लेकिन चेंज भी ऐसे होगी कि नई वाली जो आएगी सपोर्ट वो इस सपोर्ट के पैरेलल होगी। उन्हें बोलते हैं फ्री वेक्टर। जैसे आप देखिएगा, जैसे एक स्मूथ सरफेस है, एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है ना। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक रस्सी बांध के इसे इस तरफ पुल किया, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, केवल ये ब्लॉक ट्रांसलेट होगा इस पर, ये इस पर रोटेट नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में। तो इस केस में इस फोर्स को, चाहे फोर्स यहाँ पर लगाओ, इसको आप इसके सेंटर ऑफ मास पर या कहीं और भी आप लगा हुआ मान सकते हैं। बस आप क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्शन और लेंथ इनको रखेंगे सेम, और इसे इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं, इफेक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सरफेस पर फ्रिक्शन हुआ तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पर है, इससे फर्क पड़ेगा,
ठीक है ना। एप्लीकेशन कहाँ पर है? फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर है इससे फर्क पड़ेगा। सरफेस पे अगर फ्रिक्शन होगा और आप यही वाला फोर्स यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो लॉ रोटेट कर सकता है, लेकिन इसी फोर्स को आप यहाँ कहीं अगर आप अप्लाई करते हो तो ये चीज नहीं होगी। तो इस केस में शिफ्टिंग नहीं की जा सकती, यहाँ पर की जा सकती है। फोर्स वेक्टर ही है यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए अगर सरफेस स्मूथ है तो ये फ्री वेक्टर हो जाएगा, और सरफेस अगर सरफेस में अगर फ्रिक्शन है, सरफेस रफ है, उस केस में ये फोर्स वेक्टर होगा लोकलाइज्ड वेक्टर। कहाँ पर अप्लाई हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करेगा इस केस में, ये फर्क होता है। ये देखिएगा लीनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी सपोर्ट सेम होती है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं, जिनकी सपोर्ट होती है सेम, सपोर्ट सेम है तो इसे कहेंगे लीनियर वेक्टर, ठीक है ना। और ऐसे वेक्टर्स जिनकी सपोर्ट या तो सेम हो या फिर पैरेलल हो, ठीक है ना, उनको बोलेंगे आप पैरेलल वेक्टर। जैसे ऐसे देखिएगा, ये कुछ वेक्टर बनाए मैंने, एक बनाया ए वेक्टर, यहाँ एक है बी वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। ये चार वेक्टर बना दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ए और बी हैं ये दोनों ही कोलिनियर हैं, क्योंकि इनकी सपोर्ट कैसी है, सेम। लेंथ और सेंस डिफरेंट है, लेकिन सपोर्ट क्योंकि सेम है इसलिए इनसे कहेंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे ही सी और डी आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है, इनकी लेंथ और सेंस डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन क्योंकि सपोर्ट सेम है तो इनसे कहेंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। देखिए पैरेलल वेक्टर, इस केस में चार भी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, ए बी सी डी, क्योंकि इनकी सपोर्ट या तो सेम है या फिर पैरेलल है, ठीक है ना। जब बात होती है फ्री वेक्टर की, इस केस में ये दोनों वर्ड सेम हो जाते हैं, क्योंकि फ्री वेक्टर में शिफ्टिंग पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो सपोर्ट पैरेलल है या सेम, इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। उस केस में दोनों वर्ड सेम हो जाते हैं। अगर फ्री वेक्टर्स होंगे तो उनमें आप उसे चाहे आप पैरेलल कहें चाहे उसे आप लीनियर कहें, एक ही बात हो जाती है। क्योंकि फ्री वेक्टर्स में ठीक है इस समय सपोर्ट की सेम नहीं है, पैरेलल है, लेकिन शिफ्टिंग पॉसिबल है ना, उससे फिर सेम हो जाएगी सपोर्ट, इस तरह से होता है, ठीक है ना। पैरेलल में भी दो केस बनते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल और एक होता है अनलाइक पैरेलल, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जिनका सेंस सेम होता है उनको कहते हैं लाइक पैरेलल, जैसे कि ए और सी, जैसे ए एंड सी सेंस सेम है, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, या बी और डी, ठीक है ना, ये हो जाएंगे बी और डी हो जाएंगे, ये हो गए लाइक पैरेलल। लेकिन अगर आप देखें ए और बी को तो इन्हें कहेंगे अनलाइक पैरेलल, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो है लेकिन सेंस कैसे इनके अपोजिट है, इन्हें कहते हैं अनलाइक पैरेलल। जैसे ए एंड डी, बी हो जाएगा, ठीक है ना, और सी एंड डी हो गया, ठीक है ना, या ए और डी कह सकते हैं हम, या बी और सी कह सकते हैं, ये हो जाएंगे अनलाइक पैरेलल हो जाएंगे। ये देखिए वेक्टर देखिएगा, को इनिशियल वेक्टर या को टर्मिनल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट सेम होता है इन्हें बोले को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है ना सर। एक और होते हैं वेक्टर, इन्हें बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर, जो वेक्टर एक ही प्लेन में आते हैं उनको बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि इस बोर्ड पे जितने भी वेक्टर बनाए जाएंगे सारे वेक्टर को प्लेनर होंगे, क्योंकि सारे एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है ना, ये को प्लेनर।
लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला है इसमें ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करने का मेथड है, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे मान लो ये एक रेफरेंस लाइन है, ये वेक्टर उसी लाइन पर है और ये वाला ये वेक्टर है, ये रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। अब क्या करना है कि हमें ग्राफिकली इन दोनों का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। इनका सम जो आएगा वो भी अपने आप में एक वेक्टर होगा, उसमें डायरेक्शन होगी, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए इनमें से कोई सा भी एक वेक्टर पहले आप ले लो। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने पहले ए वेक्टर ले लिया, या ए क्या किया, इसे इसके पैरेलल में शिफ्ट कर लिया, इसकी लेंथ और सेंस सबको सेम रखा, ऐसे ले आया। ऐसे क्या किया, ऐसे इसको भी इसके पैरेलल में यहाँ से ये लेकर के ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। लेंथ और सेंस रखेंगे सेम, सपोर्ट रहेगी इसके पैरेलल, ऐसे शिफ्ट कर लिया। ऐसे आप शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा, रिकवरी ऐसे हो जाएगा, ये एंगल होगा ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इनका सम फाइंड करना था। क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर की हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को रख करके उसे ड्रॉ कर दिया गया। इनका जो सम होगा वो क्या होगा, वो होगा कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की हेड से आप ज्वाइन करते हैं, ये जो बनेगा आर वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, या कहते हैं इनका सम होगा, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ऐसे निकाल सकते हैं। ये आर वेक्टर इन दोनों की सम को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। बाकी चीज होती है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि पहले b वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, फिर क्या करते हैं कि b वेक्टर की हेड पर a वेक्टर की टेल को रखते हुए उसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि b वेक्टर की टेल से a वेक्टर की हेड की तरफ एरो ड्रॉ करते हैं r वेक्टर। आप देखेंगे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम आएगी, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। इनके अगर हम नाम रखते हैं, इससे कहें ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आप कह सकते हैं इसमें कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर मिलेगा आपको, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है ना, ये आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसका काफी यूज है, देखो कहीं अगर ऐसे लिखा हो पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, आप इसे बिना ड्रॉ किए आप कह सकते हैं इसे पी क्यू क्यू आर, क्यू क्यू मैच कर गए, सीधे कह सकते हैं इसे पी आर वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। एक यूज और देखिए इसका, जैसे ये था पी क्यू वेक्टर, इसे कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा पी आर वेक्टर, इसे कह सकते हैं पी आर वेक्टर माइनस क्यू आर वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है। या देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी वेक्टर, इसे आप कह सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसी से करिए ऐसे। अब देखिएगा पॉलीगन लॉ, ठीक है ना। ये क्या है, ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। इसमें दो वेक्टर ऐड करते थे, इसमें कितने भी वेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास ये चार वेक्टर हैं, ये हो गया ए वेक्टर, एक ये हो जाएगा बी वेक्टर, मान लो ये है सी वेक्टर, है ना, ये मान लेते हैं ये डी वेक्टर। ये चार वेक्टर हमें ऐड कर लेते, इन चारों का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना था, ठीक है ना। देखिए कैसे इनको आप ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। कोई सा वेक्टर आप पहले ले लो,
ये वेक्टर बना दिया। अब क्या करो कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल, इसको रखते हुए इसे आप ड्रॉ कर दीजिए, ये बन जाएगा। अब क्या करो कि सेकंड वेक्टर के हेड पर थर्ड वेक्टर की टेल, इसको रखते हुए इसे आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए कि थर्ड वेक्टर के हेड पर फोर्थ वेक्टर की टेल, इसको लेते हुए इसे आप ड्रॉ कर दीजिए, ये बन गया। ये तो रेगुलर बनना चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब क्या करिए कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आप ज्वाइन कर दीजिए, ये इन सब का रिजल्टेंट होगा, ये इन सब की सम को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इससे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी वेक्टर को ऐसे नहीं रख सकते थे? हाँ, इनका इसी वेक्टर है, इनका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। डी वाले को आप चाहो तो ए के बाद सी को ले लो पहले, फिर बी को ले लो, फिर डी को ले लो, ये आर वेक्टर सेम बनेगा लेंथ में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इनको आगे पीछे कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो मेन जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है, आप देखिएगा कि जैसे ऐसे मानो इस पॉइंट में हम क्या देते हैं ए, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी, डी और ये ई। आप देखेंगे इसमें आप कह सकते हैं जैसे कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, इनको आप कह सकते हैं सीधा ए ई वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इज इक्वल टू ए ई वेक्टर, ठीक है ना। क्या हुआ, यहाँ बी और डी मैच करें, इसमें सी और सी, डी और डी सीधे कर सकते हैं ए ई वेक्टर, ये मेन यूज होता है पॉलीगॉन। अब देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। ये क्या है, ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये दो वेक्टर थे, मान लेते हैं ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। इनका हमें सम एक अलजेब्रिक वे में फाइंड करना है, सम के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए ये लॉ हम यूज करते हैं। कैसे, देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर था, इसको बनाया ए वेक्टर को, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल पर रख करके तब ड्रॉ करते हैं इसमें ये ऐसे बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है ना, ये बन गया बी वेक्टर। अब इसके बाद एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे, ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और ऐसे ही बी वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए पैरेललोग्राम को, ठीक है ना। ऐसे आप मान लीजिए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल था वो एंगल था थीटा, ऐसे मान लीजिए। फिर क्या किया कि ए वेक्टर की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इस पॉइंट से इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इनके नाम रख सकते हैं, ऐसे मान लो ये पॉइंट ओ है, यानी ये ए, इसे मान लीजिए पॉइंट बी है, ये सी और ये डी, ऐसे कह दिया, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट ये क्या होगा, दोनों वेक्टर की टेल्स यहाँ पर हैं और दोनों वेक्टर की टेल से और इस से शुरू होने वाला इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, या कहें इन दोनों वेक्टर का सम होगा, ये आर वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस दोनों वेक्टर की सम के लिए एक सम के मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला टाइप करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ अगर बी थी तो इसकी लेंथ भी बी होगी, हम ऐसे कहते हैं ना कि बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसे कह सकते हैं सिंपली बी, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। तो जो AD है ये होगी B, ठीक, ये एंगल। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आप AC को इन टर्म्स ऑफ दिस लेंथ B एंड एंगल थीटा फाइंड करिए, क्या होगा बताइए। sin थीटा, AC से हम कह सकते हैं B cos थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही DC क्या हो जाएगा, DC से आप कह सकते हैं ये हो जाएगी B sin थीटा, ऐसे कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ट्रायंगल देखिए OCD,
OCD। आप देखेंगे कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, पाइथागोरस फॉलो करेगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं इसमें कि OD का स्क्वायर, आप कह सकते हैं इसमें कि OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OD स्क्वायर को आप कह सकते हैं R स्क्वायर, ठीक है ना। OC माने क्या हो जाएगा, OC माने A प्लस B cos थीटा, ये होगा OC होल का स्क्वायर प्लस DC माने B sin थीटा होल स्क्वायर। सॉल्व करिएगा इसे, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे इसमें B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसमें से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सिंपली बचेगा B स्क्वायर। इन दोनों का सम क्या आएगा, B स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। R स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा, R के लिए कहें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट का। ये हो गया दोनों दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बन गया। चलो ये देखिएगा, ये इसमें देखिए ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना। अब इस पे ये इसके वर्टेक्स हो गए ABCDEF, ठीक है ना। इसमें कुछ वेक्टर फॉर्म किए गए हैं, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर। जो O जो है पॉइंट, ये AD वेक्टर का मिड पॉइंट है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये इस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर है, ठीक है ना, इस टाइप से। अब इसमें मैं प्रूव कर रहा था कि इन सारे वेक्टर्स का सम ये होगा 6 टाइम्स AO वेक्टर। देखिए कैसे हो सकता है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है ना। इसमें देखिए AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, इसे आप कह सकते हैं AD वेक्टर, ठीक है ना। देखिए CD वेक्टर सेम होगा AF वेक्टर के, अभी कह सकते हैं कि AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर, AC लिख लो, AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर, सॉरी AF प्लस AF वेक्टर, ये इनका सम इक्वल आ जाएगा AD वेक्टर के। नेक्स्ट सिस्टम में इसे कह देंगे AD वेक्टर, ठीक है ना। अभी फिर से देखिएगा, यहाँ देखिए AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से इन्हें कह सकते हैं AD वेक्टर। जो CD वेक्टर है वो इक्वल है AF वेक्टर के, तो ऐसे कह सकते हैं कि AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ऐसे और देखिएगा, अब देखो AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, इसे कह सकते हैं AD वेक्टर। जो ED वेक्टर है वो इक्वल होगा AD वेक्टर के, ऐसे हो गया कि AE प्लस AE प्लस AB वेक्टर, है ना। इनको लिख लीजिए पहले AE प्लस AB वेक्टर, इससे फिर कह देंगे हम AD वेक्टर, ठीक है ना। और ये वाला AD है प्लस AD वेक्टर, ये रहेगा, ठीक है। इन दोनों का सम AD वेक्टर, इन दोनों का सम AD वेक्टर, इन दोनों का सम AD वेक्टर, 3 AD वेक्टर। AD वेक्टर है क्या, AD वेक्टर AO वेक्टर का 2 टाइम्स है, ठीक है ना। इसे कह सकते हैं 3 into 2 AO वेक्टर, यह हो गया 6 AO वेक्टर। ऐसे अब देखिएगा पोजीशन वेक्टर, जैसे ये देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है ना, इस तरह से। और देखिएगा स्पेस में एक पॉइंट है, ऐसा मान लीजिए, देखिएगा ये स्पेस में एक पॉइंट है, ये यहाँ पर है, ठीक है। देखिए इसे शो करने के लिए यहाँ प्लेन में दिखाने के लिए मैं यहाँ से शो करवाऊँ इस पॉइंट को, P को, स्पेस में कहीं भी पॉइंट है ये, ठीक है ना।
अब क्या करना है हम इसमें कि ओरिजिन से इस पॉइंट P के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, एरो बना दें, वेक्टर बना दें, ठीक है ना। तो फिर ये जो वेक्टर बना OP वेक्टर, ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट के लिए आप एरो बना दीजिए, उससे कहते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर होता है। आया समझ में? ठीक है। अब ऐसे मानो कि एक पॉइंट और है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है Q, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर हो जाएगा। एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, PQ वेक्टर बना दिया। अब यहां से देखिएगा ट्रायंगल लॉ से आप कह सकते हैं OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। तो यहां से कह सकते हैं हम OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, या ऐसे कह सकते हैं यहां से कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ऐसे कह सकते हैं कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है ना। या जैसे कोई भी और वेक्टर होता AB वेक्टर है, इसे भी कह सकते हैं इस तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। उल्टा हो जाता है ना, A B था तो B आएगा पहले फिर A आएगा, ऐसा। ये देखिएगा कि स्पेस में दो पॉइंट हैं P और Q, ठीक है ना। अब जो लाइन PQ को ज्वाइन कर रही है, ऐसे मानते हैं इस पे एक पॉइंट और है R, ठीक है ना, और ये पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट को M/L रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि OR का या पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। इसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें आप ऐसे कहेंगे कि OR वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू OQ वेक्टर और N इंटू OP वेक्टर। ये हो जाएगा OR वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू OQ वेक्टर प्लस N इंटू OP वेक्टर अपॉन M प्लस N। ये होता है वेक्टर के लिए सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज देखिएगा कि जो R पॉइंट है वो ठीक मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इस केस में आप ऐसे कहते हैं कि OR वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2, ठीक है ना। एक केस देखिएगा कि जो ठीक इस पॉइंट का नाम R है, कोई और होता पॉइंट वो इस लाइन सेगमेंट पर बाहर कहीं होता है, R डैश मान लेते हैं इसे, ठीक है ना। इस केस में अब क्या होगा, आप कहेंगे कि OR डैश वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा M रेशियो वाले रेशियो के साथ मान लीजिए कि जो R डैश P है वो है M, याद रखना आपको। ऐसे मान लो ये पॉइंट था P, ये Q और ये है R डैश। M यहाँ से यहाँ तक का M है और यहाँ से यहाँ तक का N है, ऐसे होता है, ठीक है ना। देखिए अब कैसे कहोगे इसे, अब इसे आप ऐसे कहेंगे कि M इंटू OQ वेक्टर माइनस N इंटू OP वेक्टर अपॉन M माइनस S, ये फॉर्मूला बनेगा। देखिएगा, देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, और ये DEF, ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और O स्पेस पे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है इसमें कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इक्वल है OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर के, ठीक है ना। आप ये देखिए इसमें कि इसमें से राइट हैंड साइड से शुरू करिएगा। अब देखो OD वेक्टर, ठीक है ना, D पॉइंट BC का मिड पॉइंट है, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि OD वेक्टर को हम ऐसे कर सकते हैं कि OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर अपॉन 2 कह सकते हैं। D मिड पॉइंट है BC का, तो D का जो
पोजीशन वेक्टर होगा जी सर। ओडी वेक्टर को क्या होगा ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है ना। ऐसे ही ओई वेक्टर इसे कह सकते हैं आप ओसी वेक्टर प्लस ओए वेक्टर अपॉन 2, और ये ओएफ क्या हो जाएगा ओबी वेक्टर प्लस ओए वेक्टर अपॉन 2, ठीक है ना। इसमें एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर आप देखेंगे ओबी वेक्टर दो बार होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ओबी 2 बार, ओसी 2 बार, ओए 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर, ये इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। ये देखिएगा इसमें कहा था कि ABC एक ट्रायंगल है और DEF तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना। इसमें हमें प्रूव करना था कि तीनों मीडियंस का सम 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसमें कि हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। अब देखिएगा AD वेक्टर, आप इसे कह सकते हैं AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही BE वेक्टर, ये हो जाएगा देखिएगा BE वेक्टर, ये हो जाएगा BC वेक्टर प्लस BA वेक्टर अपॉन 2 प्लस, ऐसे देखिएगा CF वेक्टर, ये हो जाएगा CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर अपॉन 2। अब देखिए इसमें 2 इसमें एलसीएम आ गया, देखिए AB वेक्टर के साथ मैंने इसको लिख लिया BA वेक्टर को प्लस AC के साथ CA को लिख लिया और BC के साथ CB को लिख लिया। आप देखेंगे इनका सम 0 हो गया, इनका सम 0, इनका सम 0, क्या आ गया 0 वेक्टर इज इक्वल टू राइट। ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसे करें कि ABCD एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना। और अगर हम इसमें ऐसे करें कि अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जैसे AB का मिड पॉइंट ये है और इसके अपोजिट साइड कौन सी है DC, इसका ये मिड पॉइंट, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही AD और BC इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, ठीक है ना। फिर इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो है Q, ठीक है ना। और P स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है कि PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD वेक्टर इज इक्वल टू 4PQ वेक्टर, ठीक है ना। देखिए कैसे कर सकते हैं इसे, देखिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करके एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म करें तो ये क्या होता है पैरेललोग्राम। कोई भी एक जनरल सा कोऑर्डिनेटर हो, उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोऑर्डिनेटर आता है वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर कैसे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ नहीं करना है हमें, ये प्रॉपर्टी है। ये पैरेललोग्राम तो मस्ट होता है, बाकी और चीजें हो सकता है कुछ और भी, ठीक है ना। रोमा से स्क्वायर की उसकी कोई बात नहीं है, पैरेललोग्राम जरूर होगा, इसे प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। बाद में करेंगे, अब यहाँ इसके यूज करेंगे, इस फैक्ट को केवल आप यूज करिएगा यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा, नाम लिखते हैं इससे कुछ, ये हो जाएगा ऐसे मान लेते हैं EFGH है, तो ये EFGH जो होगा ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इट मींस जो Q है वो EH का मिड पॉइंट है, ऐसे ही QEHF का भी मिड पॉइंट है, ठीक है ना। इसे यहाँ यूज करेंगे। क्या किया इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है ना, बाहर लिख दिया 2 और यहाँ अंदर ऐसे लिखा PA प्लस PB अपॉन 2 प्लस
PC प्लस PD अपॉन 2, कैसे लिखते हैं इसे? ठीक है ना। अब देखिए PA प्लस PB अपॉन 2, PA मतलब B हो जाएगा PA प्लस PB अपॉन 2, इट मींस PE, ठीक है ना। PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर अपॉन 2, इट मींस PE वेक्टर, ठीक है ना। इसे क्या सब्स्टिट्यूट बाहर है, ये हो जाएगा PE वेक्टर प्लस जो क्या इसको देखिए PC प्लस PD, PC प्लस PD अपॉन 2, इट मींस PG वेक्टर, ये हो जाएगा PG वेक्टर हो गया, ठीक है ना। एक काम और करिए, एक बार और बाहर 2 से इंटू कर दिया, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा PE वेक्टर प्लस PG वेक्टर अपॉन 2। आप इसे कह सकते हैं E कहां पर है, E और G, PE वेक्टर प्लस PG वेक्टर अपॉन 2, इट मींस PQ वेक्टर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स PQ वेक्टर इज इक्वल टू राइट। अब देखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ऐसे देख लीजिएगा से ये है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना। एक और होता है एक्सिस से कहते हैं z एक्सिस, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। z एक्सिस है तो ऐसे, लेकिन फिलहाल मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये है क्या, ये है z एक्सिस है, एक्चुअल में ये ऐसे है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, ये देखिए जैसे ये कोई वेक्टर इस टाइप से, ये एक वेक्टर है। देखिए इसे अब कैसे मैं इसे ड्रॉ करूं, तो मैंने थोड़ा यहाँ से ऐसे दिखा दिया। एक्चुअल में ये वेक्टर इस तरह से स्पेस में है, समय की ये z एक्सिस है, ऐसे मान लेते हैं ये है a वेक्टर। अब क्या किया कि इस वेक्टर के हेड से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना। यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे क्या किया कि इस वेक्टर के हेड से y एक्सिस पर हमने डाला परपेंडिकुलर, ऐसे ही यहाँ से z एक्सिस पर, z एक्सिस ये है, वेक्टर ये है, ठीक है ना, यहाँ से पड़ेगा परपेंडिकुलर। अब दिखाने के लिए इसे कैसे दिखा दिया मैंने, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा ऐसे मान लो ये पॉइंट O है, ये A, ये B और ये C, तो ये जो OA होगा इसे कहेंगे कि ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट है। ऐसे मान लिया कि इसकी जो लेंथ आ रही है ये आ रही है A1, ऐसे ही लेंथ ऑफ OB इसे कह दिया A2, ये होगा इसका y कंपोनेंट, ठीक है ना। ऐसे ही z एक्सिस पे जो इसकी प्रोजेक्शन आ रही है, इसे मान लिया कि ये है A3, ऐसे मान लिया, ठीक है ना। और देखिए एक चीज आपको आती होगी, यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस इसे कहते हैं i कैप, ऐसे ही अलोंग द y एक्सिस इसे कहते हैं j कैप, और अलोंग द z एक्सिस इसे कहते हैं k कैप, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर a है ना, a वेक्टर को हम इस तरह से अब कह सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसमें i कैप, j कैप, k कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये जो है ना, ये a1 a2 a3 इनको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। और इन्हें अगर ऐसे कहेंगे a1 i कैप कॉमा a2 j कैप कॉमा a3 k कैप, ऐसे लिखा, तो इन्हें कहेंगे वेक्टर कंपोनेंट, ये होंगे वेक्टर कंपोनेंट, ऐसा, ठीक है। चलो ये देखिएगा, ये एक वेक्टर है, हमें इसका
मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। इसे ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये होता है इसका साइन, या सिंपली इसे कह सकते हैं ए। क्या होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ इस वेक्टर के तीनों स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ये होता है मैग्नीट्यूड। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब देखिए कि एक कोई और वेक्टर है b वेक्टर, ये हो गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब देखिए हमें a वेक्टर और b वेक्टर इन दोनों का सम फाइंड करना है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर कैसे करेंगे बताइए कोई? इसमें क्या होगा, दोनों की कंपोनेंट दोनों के y कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप, ये हो जाएगा। अगर हमें फाइंड करना होता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये क्या होगा बताइए? a के स्केलर कंपोनेंट में से b के स्केलर कंपोनेंट ये माइनस हो जाएंगे, ये ठीक है ना। ये हो जाएगा a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। अगर हमें फाइंड करना होता 3a वेक्टर, ये क्या होगा बताइएगा? 3 का सबसे स्केलर कंपोनेंट वेक्टर ये था, इसके तीनों कंपोनेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3a1 i कैप प्लस 3a2 j कैप प्लस 3a3 k कैप, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, ठीक है ना, देन दिस implies that a1 is equal to a2, a1 is equal to b1, a2 is equal to b2, a3 is equal to b3, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, इट मींस उनके तीनों कंपोनेंट्स सेपरेटली इक्वल होंगे, यानी कि ये एक इक्वेशन लग रही है। इनफैक्ट इसमें तीन इक्वेशंस हैं, इससे 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये देखिएगा, ये वेक्टर है ए वेक्टर, समान, ठीक है ना। ये हो गया ए वेक्टर। आपको 2a वेक्टर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ होगा? क्या होगा कि इसी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है ना। सेंस ऑफ सपोर्ट सेम रहेंगे, बस क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, ये हो गया 2a वेक्टर हो गया। मैं आपसे कहूं कि आप 1/2 a वेक्टर ऐसे आप ड्रॉ करिएगा, क्या होगा इसके पैरेलल और सपोर्ट हाँ अच्छा सही बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, और लेंथ हो जाएगी इसकी हाफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कहूं कि आपको ड्रॉ करना है -2a वेक्टर, सर डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड हो, लेंथ डबल हो जाएगी और सेंस हो जाएगा अपोजिट, ठीक है ना। सपोर्ट रहेगी सेम, सेंस हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा, ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मीनिंग कर रहा है कि कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, उसको अगर आप लैम्डा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लैम्डा क्या है? कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस तरह से जो वेक्टर फॉर्म होगा वो वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा, लैम्डा से केवल उसका मैग्नीट्यूड और सेंस चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट हमेशा पैरेलल रहेंगे उनके, ठीक है ना। तो अगर कोई दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर उनमें से किसी भी एक वेक्टर को ऐसे आप कह पा रहे हो कि दिस वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, देन दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ये हो जाता है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि एक वेक्टर था ए वेक्टर, ये हो गया 2i कैप माइनस g कैप प्लस 3k
के कैप, एक वेक्टर है बी वेक्टर माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 ए वेक्टर, सो दिस इंप्लाइज दैट बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। चलो इसमें जैसे ये देखिएगा, ये है ए वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है ना। इट मींस हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कैसे निकाल सकते हैं बताइएगा सर? वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या करें, ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ऐसे निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, अब आप लोग ये रहा ए वेक्टर, आप ए कैप फाइंड करिएगा, ठीक है ना। फाइंड करिए ए कैप क्या होगा, इसको डिवाइड कर ए वेक्टर ये है, रूट 14 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 5 5 14, रूट 14 आ जाएगा। क्या करना है इसके लिए, सिंपली ए कैप क्या होगा, एक कैप हो जाएगा 1/√14 ए वेक्टर, और वो क्या था, वो था 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे निकाल। देखिए इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ऐसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक पॉइंट बी हो गया, इसके लिए ऐसे मान लीजिए बी वेक्टर, और पॉइंट सी है, इसका हो गया मान लीजिए सी वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 पॉइंट एक लाइन में हैं या नहीं है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक ये मेथड है कि इन 3 पॉइंट को यूज करके कोई से 2 वेक्टर आप फॉर्म कर लीजिए। जैसे आप चाहो तो ए बी वेक्टर फॉर्म कर लो, एक हो गया ए बी वेक्टर और एक हो जाएगा बी सी वेक्टर बना सकते हैं। ये कैसे मिलेगा हमें, ये मिलेगा बी माइनस ए, और ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा सी माइनस बी, ये मिल गया। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर था ए वेक्टर, पॉइंट बी के लिए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा ये दो वेक्टर। फिर आप इसमें चेक कर लीजिए, क्या ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर है या नहीं है। अगर ए बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर लिखना पॉसिबल है, तो इट मींस ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल है, ठीक है ना। अब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल है, अब दोनों में बी पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अब ये ए बी और ये ए बी और ये बी सी दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, बी पॉइंट कॉमन है, क्या हो जाएगा, ए बी सी एक ही लाइन में आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे प्रूव हो सकता है। माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन का ये वाला हाँ, ये समझाया तो था, ऐसे बताया था ना कि एक पॉइंट ऐसे मान लो P है, एक पॉइंट Q है, ये O है, O से ये गया पोजीशन वेक्टर P के लिए, Q के लिए, अगर P Q वेक्टर आपको फाइंड करना हो, ठीक है ना, या यहाँ से देखिएगा, ट्रायंगल से देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट A है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, पॉइंट B है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 11 के कैप, पॉइंट C है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इनके लिए चेक करके बताइए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, चेक करिए। कैसे करेंगे आप, वेक्टर इसमें फॉर्म करेंगे, जैसे हमने फॉर्म किया ए बी वेक्टर, क्या हो जाएगा बी माइनस ए, बी में से ए आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 10 के कैप, ठीक है ना।
अब देखिएगा ये BC वेक्टर निकालिए, ये हो जाएगा ये निकाला C माइनस B, ये हो जाएगा I कैप, J इसमें से खत्म हो गया, हो जाएगा प्लस का K कैप, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे चेक होगी ये पैरेलल है या नहीं है, क्या करते हैं कंपोनेंट्स का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि दो वेक्टर टाइप के होते हैं, मान लेते हैं कि अलग से कह रहा हूँ, एक A वेक्टर है, ये होता है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। ये वेक्टर है B वेक्टर, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। चेक करना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है। ऐसे कर सकते हैं आप, इसे सॉल्व करिए, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3। अगर ये तीनों इक्वल आए, then this implies that A vector is parallel to B vector। ऐसे समझ सकते हैं, आसान पड़ेगा। ठीक है ना। इस केस में आप देखेंगे कि रेशियो सेम नहीं आएगा, इट मींस ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। ये देखिएगा कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। ठीक है, इसे देखिएगा, अगर कोई से भी दो फ्री वेक्टर हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों वेक्टर हमेशा कोलिनियर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा। ठीक है ना। हाँ, जब तीन वेक्टर होंगे तब उन्हें चेक करना पड़ता है। ठीक है ना। दो फ्री वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। तीसरा भी तो हो सकता है, फ्री है तो हाँ हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। लेकिन दो है तो 100% श्योरिटी है कि वो एक ही प्लेन में होंगे। दो फ्री वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना, स्टेप्स होता है। अब देखिएगा, अब तीन अगर वेक्टर्स होंगे, कैसे उनके लिए आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के टर्म्स में लिख पा रहे हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स C वेक्टर। लैम्डा और म्यू क्या है? लैम्डा और म्यू हैं रियल नंबर्स हैं, सिंपली जीरो नहीं कैसे हो सकते हैं, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए बस। ठीक है ना, ऐसे। तो अगर इस तरह से आप लिख पा रहे हैं, देन दिस इंप्लाइज दैट ABC आर को लेना एक प्लेन में। अरे कैसे एक ही प्लेन में होंगे। एग्जांपल दे दो, नहीं आ जाएगा। नहीं यार, मजे कर ले, ओपन बता दे डेटा मजे कर। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में ड्रॉ हैं, ऐसे बने हुए हैं, तो हमेशा पॉसिबल होगा कि इनकी लेंथ को चेंज करके इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म करना। हाँ ठीक है ना, ये ऐसे था, ये ऐसे है। ठीक है, अभी ये निकल के आ रहे हो, इसका ऐसे बना रहे हो तो ठीक है, अब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा अभी, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है ना। कैसे? ये ऐसे कर सकते हैं कि इसको किसी इस वाले वेक्टर को किसी नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव नंबर से, लैम्डा या म्यू में से कोई एक आप नेगेटिव ले लीजिए, तो ये उल्टा घूम जाएगा। अभी ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, वो क्या ट्रायंगल बन सकता है। अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, तो हमेशा पॉसिबल होगा उनसे ट्रायंगल फॉर्म करना। बस वही लिखा हुआ है। तीनों वेक्टर अगर पैरेलल हुए तो डेफिनेटली एक ही प्लेन में है। पैरेलल वेक्टर वैसे ही प्लेन में होते हैं। अगर तीन या चार या पांच छह जितने भी वेक्टर हैं जो कि पैरेलल हैं, तो इसमें तो सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है। ये हमेशा पॉसिबल होगा कि एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना जो ये सभी से पास करे, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ऐसे प्लेन हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे मैं वेक्टर दूं आपको, परपेंडिकुलर की बात ही नहीं कर रहे हम, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। एक प्लेन में कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली एक प्लेन में नहीं होंगे सर। अगर एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, यार एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो इस प्लेन में आ ही नहीं सकता।
कैसे बनेगा वो? सर होंगे नहीं प्लेन में। सर अगर दो वेक्टर्स दो अलग अलग प्लेन में हैं, ठीक है, हाँ हाँ, और दोनों प्लेन पैरेलल हैं, दोनों प्लेन पैरेलल है, ठीक तो है। लाइन पैरेलल होंगी? लाइन हमेशा? नहीं कह सकते, लेकिन हो सकती है। हो भी सकते हैं, नहीं कुछ नहीं, अगर सर हमेशा नहीं कह सकते। सर, देखिए जैसे ये एक प्लेन है, इसमें लाइन है या वेक्टर है, ये दूसरा कोई प्लेन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। ये वो प्लेन, इसमें कोई लाइन हो सकती है, मान लो ये वाली लाइन है, इसको ले लो, ऐसा हो सकती है। दोनों प्लेन पैरेलल है लेकिन लाइन पैरेलल नहीं। तो सर ऐसे हम कर कैसे दो। करेंगे सर कि लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि तो आगे देखिए इसमें, आगे अब देखिएगा तीन वेक्टर आपको ऐसे दिए मैंने, ये वेक्टर ये दे दिया मैंने आई कैप प्लस जी कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर ये दे दिया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर ये दे दिया मैंने आपको 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इन तीन वेक्टर के लिए चेक करना है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है या नहीं है, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे इसके लिए? किसी भी एक वेक्टर, इसमें मैंने लिया एक वेक्टर, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसको लिख दिया लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है ना। दोनों साइड से x कंपोनेंट आप कंपेयर करिए। यहां से कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू, ऐसे ही y कंपोनेंट अब यहां से कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस म्यू, और यहां से कहेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, ठीक है ना। देखिए अननोन दो हैं, इक्वेशंस तीन है, ठीक है। कोई सी भी दो इक्वेशंस यूज करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। उन वैल्यूज को तीसरी इक्वेशन में रख करके चेक करिए, अगर ये वैल्यूज तीसरी इक्वेशन को भी सैटिस्फाई कर जाती हैं, इट मींस ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में थे। अगर नहीं करती है सैटिस्फाई तो नहीं थे, ये होता है। अब देखिएगा कि डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं। जैसे ये देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक और इसमें जेड एक्सिस, ठीक है ना। ऐसे है जेड एक्सिस, ठीक है ना, इस टाइप से है जेड एक्सिस, लेकिन इसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे जेड एक्सिस, ठीक है ना। और देखिएगा एक वेक्टर है, ऐसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर। अब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। वेक्टर है तो ये ऐसे, तो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वेक्टर ये है, ठीक है ना। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस का कोई एंगल बन रहा होगा, इसे कहते हैं कि ये एंगल है अल्फा, ऐसे मान लिया। ऐसे ही इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा होगा, ऐसे मान लिया कि ये एंगल है बीटा। ऐसे ही इस वेक्टर का जेड एक्सिस जो भी यहाँ पर होगा, ठीक है ना, इनके बीच में कोई एंगल बन रहा होगा, ऐसे मान लिया कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है गामा। तो ये जो तीन एंगल बने अल्फा बीटा गामा, इन्हीं से कहते हैं डायरेक्शन एंगल, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर के एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन्हीं से कहते हैं डायरेक्शन एंगल, ये होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डायरेक्शन एंगल। अच्छा अब कोई बताओ आप में से कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? देखिएगा अल्फा प्लस बीटा 90 होता अगर एक्चुअल वेक्टर यही होता। वेक्टर ये नहीं है, वेक्टर ये था ना, जस्ट उस तरह से ड्रॉ किया गया था। वेक्टर तो यहाँ पर स्पेस में कहीं ऐसे कर दिया, तो ये वाला एंगल अलग कुछ है, ये एंगल अलग कुछ है, इसका हम 90 अब नहीं कह सकते। 90 उस समय होता है, ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता है। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वेक्टर को ड्रॉ मैंने ऐसे किया हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल वेक्टर ये है, तो इसका सम क्या होगा हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। आगे देखिए बीटा प्लस गामा होगा। देखिए अब इसमें आंसर देखिएगा कि अब ये जो तीन एंगल बने अल्फा बीटा गामा, इन एंगल की अगर हम कोसाइन ले लें,
समझ आता है? कोसाइन माने कॉस, तो ये लिख दिया अगर मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल जो आए थे अल्फा बीटा गामा, इनके आप कॉस ले लीजिए, इन्हीं को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कौन सी क्यों लिया? इन्हें क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन कहना था। बड़ा अच्छा तो सर सीख गए, ठीक है ना? तो इनके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल है, इसे कहते हैं एल, एम और इसे एम, ठीक है ना? तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का सेट उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है ना? और इसको ऐसे लिखते हैं एल कॉमा एन, एल कॉमा एम कॉमा एन, और इस टाइप के ब्रैकेट हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है ना? ये इसमें फर्क करता है, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है बल्कि वेक्टर के डीसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, ऐसे यूज करते हैं। किसी एक वेक्टर के लिए डीसी का सेट यूनिक होता है, एक ही सेट बनेगा उसके लिए, क्योंकि वेक्टर में एक ही डायरेक्शन होती है, तो डीसी का भी एक ही सेट बनेगा, उसमें सेट पूरा होता है, ये पूरा सेट उसकी डायरेक्शन डिफाइन करता है, ठीक है? इस टाइप से होता है। अब देखिए ये जो एलिमेंट था एल एम एन, अब इन्हें क्या करें कि इनके रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए या ऐसे ही इन्हें किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से या नॉन जीरो रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें इसे, कि क्या है कि एक नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना? इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए आप कभी ऐसे ही कर देते हैं, तो इससे आप कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। इनके लिए सिंबल होते हैं ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइंस थे उन सबको किसी सेम नंबर से आप इंटू कर दो रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो आएंगे निकल के इन्हें कहेंगे डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट में कहते हैं डीआर। देखिएगा किसी भी वेक्टर के लिए डीसी का सेट यूनिक होता है, ठीक है ना? लेकिन डीआर के इनफाइनाइट सेट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि के वैल्यू आप चेंज करते जाइए आते हैं सेट। डीआर के सेट को भी ऐसे हम शो करते हैं ए बी सी, और ये वाले ये ब्रैकेट यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है ना? ये सेट होता है। और देखिए एक चीज में कि किसी भी वेक्टर के लिए एलिमेंट में एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो तीनों एक साथ जीरो नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें ये वाला रिलेशन फॉलो करना ही करना है। इसका डेरिवेशन देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि ये वाला ये कहां से आया निकल के, ठीक है ना? इसको देख लीजिए, देखिए जैसे ये कोई वेक्टर था ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इसे मान लेते हैं a1, ठीक है ना? अब यहां से आप सॉल्व करिए cos अल्फा, a1 से कोई लेंथ है ना वहां से, हां a1 यहां से लेकर यहां तक लेंगे, cos अल्फा ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा a1 अपॉन a लेंथ की बात करेंगे केवल, ठीक है ना? ये क्या है cos अल्फा माने l, ऐसे ही आप देखेंगे जो m आप सॉल्व करोगे cos बीटा ये आ जाएगा a2 अपॉन a, ऐसे ही n ये आ जाएगा cos गामा इज इक्वल टू a3 अपॉन a, ठीक है ना? एलिमेंट की ये जो आई वैल्यू इनको स्क्वायर करके आप ऐड करिए, अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनको स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों में ये एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये क्या होता है a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये है, ये क्या हो गया a स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर कटेगा बना गया, ये सब हो जाता है, ठीक है ना? क्या चीज देखिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है, रूट नहीं है, इट मींस क्या है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कट के बना गया, ये हो गया, ठीक है ना? इसका यूज क्या होता है, एक इसका यूज तो ये कि आपसे कह देंगे कि एंगल अल्फा है 45 डिग्री,
एंगल बीटा है 60 डिग्री, आपसे कहेंगे फाइंड गामा, उसमें यूज होता है, ठीक है ना। क्या करेंगे आप यहाँ से cos अल्फा cos बीटा सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो L और M आएगा, इसमें रख देंगे, इसमें रख करके फिर n के लिए सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकल के आएगी तो n माने cos गामा, तो वहां से गामा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करिए इसे। अब देखिएगा अगर हमें किसी वेक्टर के dr गिवन हो, ठीक है ना, ऐसे कह दिया कि इस वेक्टर के dr है abc, अब यहां से हमें इसके dc फाइंड करने हो, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं? So please use full forms. ठीक है ना, देखिएगा dc माने lmn, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है कि l इज इक्वल टू a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे ही n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे करके अगर हमें dr दिए हो तो dc आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तरह निकल सकते हैं। नहीं ऐसे कैसे आ गया? सर ये उसी का प्रूफ की तरह डीसी है, ये इसमें प्रूफ किया सर। सर एक और कोसाइन का प्रूफ है, देख लीजिए आंसर उसमें क्या है हमारा क्या है। एक्चुअली ये है क्या, ये जो है ना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये एक तरह से a1 अपॉन a, a2 अपॉन a, a3 अपॉन a, वही ठीक है। तो ऐसे करके अगर किसी वेक्टर के dr दिए हो तो dc आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ एक काम और इसमें कर सकते हैं, प्लस माइनस करा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे होता है कि अगर यहाँ पे प्लस लिया तो हाँ, तीनों में ही आप प्लस लेंगे, सर दो में तो दो सेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 8 सेट ही बनेंगे कि दो इसमें पॉसिबिलिटी, दो इसमें पॉसिबिलिटी, वैसे दो अगर ऐसे देते तो 8 के पॉसिबल होते हैं, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, ऐसे नहीं। इस तरह से कि नहीं ये बात और है कि a itself नेगेटिव हो तो बात और है, लेकिन आप अपना साइन लगाओगे तो अगर आपने इसमें प्लस साइन यूज किया है तो तीनों में आप प्लस ही लोगे या तीनों में आप माइनस ही लोगे, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। या कि करेंगे साइन हटाओ यहाँ से, ये एल आ गया, ठीक है ना, एक साइड बन गया l n आ गया, बस इसमें बाहर लगा दीजिए प्लस माइनस, दो हो गए साइड अपने। तो अगर किसी वेक्टर के dr दिए हो तो dc को हम यूनिकली फाइंड नहीं कर सकते, दो के पॉसिबल रहते हैं। हाँ सर, ये देखिएगा एक वेक्टर के लिए dr का सेट दिया हुआ है, ये है 2 -4 और 5, आपको इसके लिए dc फाइंड करने हैं। ये देखिएगा किसी वेक्टर के लिए ये dr का सेट दिया हुआ है, इसके लिए dc फाइंड करिए। कल एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी वेक्टर की dr abc हो तो उसके dc होते हैं a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे ही n क्या हो जाएगा b अपॉन दिस, ठीक है ना, और n क्या हो जाएगा c अपॉन ऑल दिस, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर के dr गिवन हो तो dc के दो सेट पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस करके ये आ जाएंगे l m n, दो सेट पॉसिबल होते हैं। सॉल्व करिएगा, इसमें क्या करो, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है, तीनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 + 16 20 25 रूट 45, ठीक है ना। अब ये एक हो जाएगा 2 अपॉन रूट 45, एक हो जाएगा -4 अपॉन रूट 45 और एक हो जाएगा 5 अपॉन रूट 45, ये ऐसे, और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, ये दो सेट पॉसिबल होंगे इसमें। देखिए जैसे कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो ये जो इसके स्केलर कंपोनेंट हैं a1 a2 a3, ठीक है ना, इनका जो सेट होता है ये भी अपने आप में इस वेक्टर के dr का एक सेट होता है। किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स का सेट उसके dr की जो इनफाइनाइट सेट है उनमें से एक सेट होता है, ठीक है ना। अब इससे आप इसकी dc आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सर मुझे बताइएगा, देखिए कोई भी वेक्टर अगर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स का सेट ये इसके drs का एक सेट होता है। तो
कोई भी वेक्टर है उसके dr के इनफाइनाइट सेट पॉसिबल होते हैं, उनमें से एक सेट ये भी होता है, कैसे? ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें दो पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि ए बी वेक्टर के डीसी फाइंड करिए, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि ए बी वेक्टर के डीसी फाइंड करिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो पहले ये दो पॉइंट ये ए और बी, इनको यूज करके पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लें। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इससे -2 ये हो जाएगा -2 i कैप, ये हो जाएगा -4 j कैप प्लस 4 4 कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर की dr का जो एक सेट है वो हो गया -4, ठीक है ना। अब यहाँ से इसके डीसी निकालनी है, तो सबसे पहले आप ये सॉल्व कर लो। रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 सॉल्व करिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4 16 प्लस 16 36 36 का स्क्वायर 6 आ गया, ठीक है ना। तो डीसी का जो सेट बनेगा वो हो जाएगा -2/6, -4/6, -4/6। इस केस में डीसी का सेट यूनिक आएगा, दो सेट नहीं बनेंगे, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों, ठीक है ना। क्योंकि वो है ना, क्योंकि इसमें सीरीज की कंपोनेंट बता रहे, तो चांस नहीं है कि इनके साइन अपोजिट होते हैं, ठीक है ना।